प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे। ठीक है ना, यूरोपीय। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ेंगे और इसमें हम सबसे पहले भारत में आने वाले पढ़ेंगे पुर्तगाल। आप जानते हैं भारत में सबसे पहले जो है पुर्तगाली है। आपने पढ़ा 1498 में पुर्तगाली भारत आया और उससे पहले भी एक व्यक्ति भारत आने का प्रयास कर चुका है। 1487 में सबसे पहला पुर्तगाली भारत आने के प्रयास में पुर्तगाल से निकलता है। बार्थो डियागो, ये ऐसा व्यक्ति, सबसे पहला व्यक्ति है जो भारत की खोज के लिए या भारत घूमने के लिए निकला। बार्थो लियागो, पूरा कंप्लीट नाम है बार्थो लियागो डियास। बार्थो लियागो डियास। अब आप समझिए कि इससे पहले भारत नहीं खोजा गया था। तो घटना ये घटी कि ये वो समय है जब भारत आने वाला जो मार्ग था वो भूमध्य सागर और थल मार्ग से होते हुए व्यक्ति अरब क्षेत्र से होता हुआ व्यक्ति जो है भारत में प्रवेश करता था। इस पूरे क्षेत्र पर तुर्कों का अधिकार हो गया और तुर्कों का अधिकार हो जाने से हुआ ये कि अगर ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और ये आपका एशिया लग गया इसी से इस तरह से, और यहां कहीं आपका भारत हो गया। तो इस मार्ग से जब या फिर यहां से आके फिर मध्य एशिया से भारत पहुंच जाता था। लेकिन हुआ ये कि इस मार्ग पर तुर्कों का अधिकार हो और तुर्कों का अधिकार होने से तुर्कों ने ये वाला मार्ग बंद कर दिया। अब समुद्री मार्ग से भारत खोजे जाने के लिए यूरोप का कोई व्यक्ति यहां से चलकर पूरा अफ्रीका पार करके तब भारत पहुंचेगा। तो ये जो कहा जाता है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली या भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय जो कहा जाता है, एग्जैक्टली वो बात है कि समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा ने भारत को खोजा नहीं, ये नहीं कह सकते कि भारत को खोजा है वास्को डी गामा ने, भारत की खोज की है, नहीं। भारत आने वाले मार्ग को खोजा है, वो भी एक अलग मार्ग। इससे पहले जिस मार्ग से लोग भारत आ रहे थे वो मार्ग तुर्कों के अधिकार में हो गया और तुर्कों के अधिकार में हो जाने के बाद वास्को डी गामा ने एक नया रास्ता खोजा जो समुद्री मार्ग था भारत आने। तो सबसे पहले ये व्यक्ति जो है बार्थो डियागो डियास जो है भारत आने का प्रयास करता है 1487 में, परंतु ये अफ्रीका में जगह पड़ती है कैप ऑफ गुड होप। गुड होप ये केवल यहीं तक पहुंच पाया। केपटाउन अफ्रीका में जगह पड़ती है केपटाउन में पड़ता है कैप ऑफ गुड होप। ये अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम किनारा है, दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम किनारा। ये कह सकते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम किनारा है और ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है केपटाउन। तो ये व्यक्ति यहां तक पहुंचा लेकिन भारत नहीं पहुंच पाया, वापस लौट गया। अब इसके ठीक 10 साल बाद 1497 में निकला पुर्तगाल से वास्को डी गामा। कुछ किताबें इसको बोलती है कि 1498 में निकला, टेंशन वाली बात कुछ नहीं है। एक्सेप्टेड सवाल बनेगा कि भारत कब पहुंचा। ठीक है, ये भी अपने से पहले व्यक्ति यानी बार्थो डियागो डियास की तरह ये भी पहले पहुंचा कैप ऑफ गुड होप और कैप ऑफ गुड होप में इसको मिला एक भारतीय व्यापारी। ठीक है, ये भारतीय व्यापारी इससे मिलता है कैप ऑफ गुड होप में और ये इसको भारत आने का मार्ग बताता है। इस व्यक्ति का नाम है अब्दुल मजीद।
ये अब्दुल मजीद से मिलता है और अब्दुल मजीद उसको भारत आने वाले मार्ग को करता है। यानी कि इसके लिए मार्गदर्शन का काम किया अब्दुल मजीद ने, जो भारत और अफ्रीका आता जाता रहता था समुद्री मार्ग से और व्यापार के लिए भारत और अफ्रीका में व्यापार करता है। ठीक है, इसकी मदद से ये व्यक्ति भारत पहुंचता है 1498 में और ये भारत समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम व्यक्ति है वास्को डी गामा, प्रथम पुर्तगाली जो है भारत पहुंचा 1498 में और ये 90 दिन की यात्रा के पश्चात भारत आता है। ठीक है जी, जहां पहुंचा वो है कालीकट बंदरगाह। ये कालीकट में पहुंचा और कालीकट में बच्चों अगर आप जानना चाहिए बंदरगाह, तो बंदरगाह है कप्पक डाकू, कप्पक डाबू बंदरगाह। ये कालीकट में 1498 में कप्पक डाकू बंदरगाह पहुंचता है और भारत में इसका आने का उद्देश्य ये था कि इससे पूर्ववर्ती या इससे पहले भी जो लोग यूरोप से भारत आ रहे थे उनका एकमात्र उद्देश्य था मसाले, और मसालों में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी काली मिर्च भारत से लेके जाना। तो ये भी मसालों के लिए भारत आने का एक नया मार्ग खोजने की तलाश में भारत पहुंचा। और जब ये पहुंचा भारत तो इसने भारत से ये वापस लौटते समय अपने साथ बहुत सारे मसाले ले गया, जिसमें काली मिर्च स्पेशल थी, और ये वापस चला गया कहाँ, पुर्तगाल। और पुर्तगाल जाके जब इसने उस काली मिर्च का अपने वहां जाकर काली मिर्च और अन्य मसाले बेचे तो इसे 60 गुना लाभ मिला। जिस वर्ष 1498 भारत आया उसी वर्ष भारत में स्थापना हुई पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। 1498 में ही भारत में बनी पहली पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो हो गई, अब पुर्तगाली भारत में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना करना शुरू कर दिया। और पहली जो पुर्तगाली कोठी भारत में स्थापित होगी वो होगी 1503 में। कहां होगी सर? कोची। प्रथम पुर्तगाली वायसराय भारत पहुंचेगा 1505 में। जो व्यक्ति 1503 में पहली व्यापारिक कोठी भारत में स्थापित कर रहा है वो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर है, ध्यान रखना। और नाम है अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। याद रखिएगा ये इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही 1503 में भारत में पहली पुर्तगाली कोठी स्थापित करवाने में। लेकिन पहला व्यक्ति जो पहला वायसराय आएगा भारत में वो आएगा 1505 में। 1505 से 1509 तक प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। ये आया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के भारत आया, 1505 से 1509 तक रहा और इसने भारत में एक विशेष नीति चलाई। इस नीति का नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। प्रथम गवर्नर के आने से पहले जितना अरब सागर का क्षेत्र था
या फिर भूमध्य सागर, इस पूरे क्षेत्र पर अरबों का और तुर्कों का अधिकार था। जैसे ही अल्मेडा भारत पहुंचता है तो इसने सबसे पहले यही काम किया, इसने इस पूरे क्षेत्र को स्वतंत्र करा दिया अरबों से और तुर्कों से। इसी पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। इसने समुद्र में अपना प्रभाव बढ़ाया और पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाकर समुद्र में सरलता से अपने जहाजों के आवागमन को सक्रिय कर दिया। इसकी इस पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि अगर इसके जहाज भारत से सरलता से बाहर नहीं निकलेंगे और सरलता से भारत में नहीं घुसेंगे तो व्यापार सफल नहीं होगा यहाँ से। तो ये व्यक्ति ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए फेमस है। इसके पश्चात 1509 से 1514 वही व्यक्ति भारत लौटा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसे भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इससे पहले क्या था कि इससे पहले वाले वायसराय ने भारत में अल्मेडा ने समुद्र पर तो अधिकार कर लिया था, लेकिन थल उसकी पहुंच से बाहर था। और दूसरा व्यक्ति पहुंचता है 9 से 15 किलोमीटर। ये अब अल्बुकर्क जो है इस स्थल पर अधिकार करना शुरू कर देता है। और जैसे ही 1509 में भारत आता है तो 1502 में ये यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लेता है। ठीक एक साल बाद 1510 में यूसुफ आदिल शाही भी कहते हैं और कुछ किताबें इसको शाह भी लिखती है। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लेता है। पुर्तगालियों का सबसे पहला स्थायित्व या क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तारित क्षेत्रफल जो है वो गोवा में बना। और ध्यान रखना ये अंत तक गोवा में बने रहे जब तक भारत आजाद नहीं होगा या पूर्णतः भारत पर अपना अधिकार नहीं करेगा। इस बारे में हम बात करते हैं बाद में। 1510 में ही अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर रोक लगाई। इसको जाना जाता है सती प्रथा पर रोक के लिए। अब पढ़ चुके हैं इससे पहले अकबर ने और औरंगजेब ने, दोनों ने सती प्रथा पर रोक लगाई। इसके पश्चात 1529 से 1538, इस बीच एक बार और बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली की। हम बात कर रहे थे किसकी, कौन आया भारत सबसे पहली बार? सबसे पहला पुर्तगाली भारत कौन आता है? 1498 में वास्को डी गामा। एक बार बात कर लेते हैं। 1502 में पुनः वापिस आता है दूसरी बार। ये पहली बार है, 1502 में दूसरी बार आता है और 1524 में तीसरी बार। इस बार पुर्तगाली वायसराय के तौर पर। ध्यान रखिएगा, इससे पहले 2 बार जब ये आया तब केवल इसका उद्देश्य व्यापार का था। और जब 1524 में भारत आता है तीसरी बार, तब इसका उद्देश्य हो जाता है ये पुर्तगाली वायसराय के तौर पर भारत आता है। और 1524 में ही इसकी हो जाती है मृत्यु। और इसकी जो कब्र आप कह सकते हैं वो बनी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी भामेश्वरी। इसकी जो कब्र है वो कोचीन में है। तो इस तरह से इसका चैप्टर तो क्लोज हो गया। इसके बाद 1529 से 1538 तक नीनो डी कुना। 1529 से 1538 नीनो डी कुन्हार। ये पुर्तगाली वायसराय के तौर पर भारत में रहा। इसने भी अपनी व्यापारिक और क्षेत्रफल विस्तार की नीतियों को पुरजोर रूप से भारत में चलाया। इसने 1534 और 1535 में
डीप और बेसिन। इसने 1534 में डीप पर एवं 1535 में, सॉरी 1534 तो बेसिन पे किया है, बेसिन पे, और 1535 में डीप पर भी करता है। इसके पश्चात 1539 में भारत पहुंचता है गार्सिया और 1559 तक रहता है। 1539 से 1559 तक। अगला पुर्तगाली गवर्नर भारत पहुंचा, नाम है 1538 से 1559 तक गार्सिया डी भारत आया। जितने गवर्नर भारत में आ रहे थे उनके भारत में आने से एक महत्वपूर्ण काम यह हुआ बच्चों कि इन्होंने भारत में एक विशेष पॉलिसी चलाई और वो पॉलिसी इन्होंने समुद्र पर अधिकार के लिए चलाई, जिसका नाम इन्होंने रखा कॉर्टेज ऑर्बिट। इनकी पॉलिसी थी कॉर्टेज ऑर्बिट पॉलिसी। इसका दूसरा नाम भी कॉर्टेज ऑर्बिट पॉलिसी जो है, इसे काफिला प्रथा भी इसी के साथ जोड़ी गई और दूसरी चीज इसके साथ जोड़ी गई काफिला प्रथा। अब इसका मतलब समझिए क्या है। जो कॉर्टेज ऑर्बिट है, अरब सागर से जितना व्यापार होगा और जो व्यक्ति अरब सागर से व्यापार करेगा उसे व्यापारिक स्वीकृति लेनी पड़ेगी पुर्तगालियों से। इसका मतलब है कॉर्टेज ऑर्बिट। उस समय भारत में मुगलों का शासक था और मुगलों में सबसे प्रभावशाली शासक हुआ है अकबर। आप जानते हैं, ये कहा जाता है कि अकबर को भी पुर्तगालियों से समुद्री व्यापार की स्वीकृति लेनी पड़ी थी। दूसरी क्या है, काफिला प्रथा क्या है। जो भारतीय राजा अपने व्यापार के लिए भारत से यूरोप जाएगा और वो भूमध्य सागर के मार्ग से गुजरता है तो उसके साथ पुर्तगालियों का एक जहाजी बेड़ा चलेगा। स्पेशलिटी है कि इसमें सेना रहेगी लड़ने वाली और वो उस व्यापारिक जहाज को सुरक्षा प्रदान करेगा। इन दोनों कामों के लिए पुर्तगाली जो है भारतीयों से व्यापार कर मान सकते हैं, आप उसे व्यापार कर टैक्स लेते हैं। मैंने आपको बताया कि उस समय मुगल काल का प्रभावशाली राजा अकबर ने भी शासन किया। आपने देखा अकबर अपने टाइम पीरियड में सबसे पहली बार पुर्तगालियों से मिलता है। मैंने आपको बताया था, पहले लेक्चर में बता चुका हूं। तो अकबर के जितने व्यापारिक जहाज समुद्र से गुजरेंगे उनसे अकबर जो है कॉर्टेज ऑर्बिट के तहत उन्हें कुछ टैक्स प्रदान करेगा और समुद्र में व्यापार की स्वीकृति लेगा पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में 1961 तक रहेंगे। गोवा 1961 में हम आजाद हुए उससे और 1961 में हम भारत जो है गोवा पर अधिकार कर लेगा और भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश। और यही फिर 1987 1987 में भारत का 25वां राज्य बनेगा। सबसे पहले आए और सबसे लास्ट तक भारत में रहेंगे पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत आने के साथ साथ पुर्तगालियों के कुछ महत्वपूर्ण चीजें भारत के साथ उनके आने से हुई। एक तो ये कि भारत आने का एक नया मार्ग हो जाएगा। महत्वपूर्ण है कि भारत से यूरोप जाने का भी, जब भारत में आए यूरोप से तो यूरोप से भारत से यूरोप जाएंगे, एक नया व्यापारिक मार्ग हो गया। दूसरा, वे भारत में कुछ महत्वपूर्ण चीजें लेकर आए जिनमें आलू, लाल अनानास, आम की एक उत्कृष्ट नस्ल है, आम की नस्ल है, इसका नाम है अल्फांसो।
इसे भारत में इसकी बुआई करी थी अल्फांसो डी अल्बुर्क ने, याद रखना। इस कारण से उसके नाम पर ही अल्फांसो आम है। भारत में उन्नत किस्म का पूरी दुनिया में सबसे अच्छे आमों में से एक माना जाता है अल्फांसो आम को। तो ये भी इन्होंने दिया। उसके साथ साथ अनानास दिया, लिख दिया। उसके साथ साथ इन्होंने संतरा दिया, अनानास दिया, संतरा, ठीक है। चर्च निर्माण की पिरामिड विधि, आपने देखा होगा चर्च जो है भारत में इस शेप में बने होते हैं। ये निर्माण की जो मेथड लेकर आए थे, ये भी पुर्तगाली लेकर आए थे। पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करा। और क्या किया? और धर्म परिवर्तन भी सबसे पहले भारत में इन्होंने किया। लोगों को ईसाई बनाने के लिए लालच, प्रलोभन प्लस में दबाव, दोनों प्रकार से लेकर भारत ने लोगों का धर्म परिवर्तन किया। ये काम जो है पुर्तगालियों ने सबसे पहले किया। इसके पश्चात भारत में डच आए। डच ज्यादा विशेष ऐतिहासिक महत्व नहीं है इनका, लेकिन फिर भी इनके बारे में बात करना जरूरी, क्योंकि ये आए। डच आने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति है वो आया 1596 में, और नाम है हाउटमैन। ये उस समय के डच शासक का महत्वपूर्ण सलाहकार था जो भारत आया 1596 में, हाउटमैन। डच जो है, अगर आप देश का नाम जानना चाहेंगे तो ये नीदरलैंड है। देश का नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड के लोग थे ये। सबसे पहले है, सबसे पहले इन्होंने अपनी कोठी जो है 1605 में मसूलीपट्टनम में, और दूसरी जो है बंगाल में 1627 में। इन्होंने दो कोठियां भारत में बनाई। पहली बनाई 1605 में मसूलीपट्टनम, और दूसरी बनाई 1627 में, ये बनाई बंगाल। दो महत्वपूर्ण कोठियां स्थापित करी। जब तक इनका संघर्ष अंग्रेजों से नहीं होता तब तक ये भारत में जमे रहेंगे। 1759 में इन्होंने अंग्रेजों के साथ एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा, 1759 में, और इस युद्ध को कहा गया वेदरा का युद्ध। ये युद्ध लड़ा गया डच बनाम ब्रिटिश। ठीक है, ध्यान से देखो। 1759, 1761, 1760, उसके बाद 1700, ये वो टाइम पीरियड है जब ब्रिटिश जो थे प्रभाव में चल रहे थे। ये वो टाइम पीरियड था कि जब ब्रिटिश अपना व्यापार के साथ साथ अपना भारत में प्रभाव बढ़ा रहे थे। 1759 में इनको हराया, 1760 में फ्रांसीसियों को हराएगा, 1746 से लेकर 1763 तक फ्रांसीसियों के विरुद्ध कर्नाटक के युद्ध लड़ेगा सारे। और उसके साथ साथ भारत में 1757 से, देखो ये 59 है, 1757 में प्लासी का युद्ध जीतेगा, 1764 में फिर बक्सर का युद्ध जीतेगा। तो ये वो टाइम पीरियड था जब ब्रिटिश अपना भारत में व्यापारिक प्रभाव के साथ साथ अपना सैन्य प्रभाव भी बढ़ा रहे थे और अपने भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति को बल प्रदान किया। तो यहाँ आते आते इन्होंने सबसे पहले वेदरा के युद्ध में सबसे पहले का हुआ यहाँ से डचों को भारत से बाहर कर दिया, और 1759 में डचों का ब्रिटिशों द्वारा हार के यहाँ से बाहर हो गए। एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने, महत्वपूर्ण काम किया इन्होंने भारत में, और वो किया इन्होंने भारत में सोने के सिक्के चलाए। और ये सोने के सिक्के जो है इनको पैगोडा कहा गया। ये एक्सेप्टेड सवाल आपसे पूछ सकता है कि भारत में सोने के सिक्के किन यूरोपीय शासकों ने चलाए थे, या किन यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में सोने के सिक्के चलाए? तो ये इन्होंने चलाए थे। भारत में नील एवं सूती वस्त्र दो प्रकार की खेती के लिए ज्यादा प्रसिद्ध हुए। उसके साथ साथ उन्होंने भारत से चाय और चीन के साथ भी व्यापार किया,
लेकिन जो इनका ब्रिटिश विवाद हुआ वो इन दो चीजों के लिए हुआ, नील और सूती वस्त्र या सूती उद्योग के कब्जे के लिए ब्रिटिश ने इनके साथ विवाद लिया और ये कोशिश करी कि अगर इन्हें भारत से बाहर कर दिया जाए तो जो व्यापार इनके पास है नील और सूती वस्त्र के वो फिर हमारे पास। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब भारत में ब्रिटिश यानी अंग्रेज भारत आते हैं और ब्रिटिश यानी अंग्रेज भारत आते हैं तो सबसे लंबे टाइम तक और सबसे बड़े भूभाग पर और सबसे अधिक समय तक व्यापार करने के लिए जाने जाते हैं, प्लस शासन करते हैं। भारत पहुंचा है। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला व्यक्ति जो है, पहला अंग्रेज कौन आया? जॉन मिल्टन हॉल। ये प्रथम व्यक्ति है जो भारत आया। ध्यान रखना, अभी तो मैंने पढ़ रखा होगा, हो सकता है उसमें कहीं कोई डाउट हो जाए। फिर एक व्यक्ति आया अकबर के दरबार में। हाँ सही, अकबर के दरबार में कौन आया? रॉल्फ फिंच। अभी तक जो दोनों व्यक्ति आए, जॉन मिल्टन हॉल और रॉल्फ फिंच, ये स्थल मार्ग से भारत पहुंच रहे हैं। अब पहला व्यक्ति जो भारत आएगा वो आएगा 1509 में और वो पहुंचेगा औरंगजेब के दरबार। इसके आपने बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ कि भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो कैप्टन हॉकिंस है। औरंगजेब के दरबार में कैप्टन हॉकिंस, आपने ये पढ़ा होगा बहुत सारी किताबों में। हॉकिंस। लेकिन अब आपको समझ के चलना पड़ेगा कि कैप्टन हॉकिंस कौन है जो पहला व्यक्ति पहुंचेगा। होता यह है कि जब यहां से रॉल्फ फिंच भारत से वापस ब्रिटेन पहुंचता है तो भारत की स्थिति के बारे में वहां के लोगों को बताता है और वहां के लोगों को गठित करके एक कमेटी का, एक लोगों का संगठन इकट्ठा कर लेता है और उस संगठन को लेकर 1600 में एलिजाबेथ प्रथम, ये ब्रिटेन की समय की महारानी है, इनके सामने प्रस्ताव पेश करता है एक कंपनी के गठन का। और ये जो है राजपत्र या राज आदेश जारी कर देती है और 31 दिसंबर 1600 को गठन होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर हो गया बच्चों? डाउट करने की सुना आपका? अभी इससे पहले की बात चल रही है यहाँ, और इस कंपनी में 217 पार्टनर्स होते हैं। जब इस कंपनी का प्रस्ताव पेश किया जाता है तब इस कंपनी का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होता। ठीक है, ये व्यापारी कंपनी होती है तो इसका नाम सार्जेंट मर्चेंट रख देते हैं। बाद में 31 दिसंबर 1600 को राजपत्र आदेश के आधार पर इस कंपनी का गठन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर होता है। और जब इस कंपनी का गठन हो गया तब इस कंपनी का प्रथम व्यक्ति बनकर भारत पहुंचेगा प्रथम ब्रिटिश 1600, कितना लिखा है 1609 में, जो मैंने आपको बताया कैप्टन हॉकिंस। ये बताओ सर, तो ये कंपनी का प्रथम व्यक्ति है जो कंपनी के तौर पर यहाँ पहुंचता। 1609 में? यस सर। गलत, 1600 में तो कंपनी गठन नहीं हुआ, तो 1500 में कैसे पहुंच सकता है? ये पहले कैसे आ जाएगा? सही करो इसको, ठीक है। ये 1609 में भारत पहुंचा और ये भारत में व्यापार के लिए 1611 में पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित कर दिया। इसको ब्रिटिश व्यापार की अस्थायी कोठी कहा गया। कारण क्या हुआ सर, अस्थायी क्यों कहा गया? क्योंकि इनसे पहले जो डच शासन कर रहे थे वो भी मसूलीपट्टनम में उनकी भी कोठी थी और इन दोनों के बीच
विवाद जो है वो मुखर हो गया और इस विवाद से बचने के लिए तत्कालिक शासकों ने इन्हें दूसरी अस्थायी कोठी स्थापित करने का अवसर दिया 1613 और ये पहली स्थायी कोठी है ब्रिटिश की और ये बनती है सूरत में। अंग्रेज भी इससे कई हद तक सहमत भी हुए क्योंकि यहां उनका जो व्यापारिक प्रतिद्वंद था वो समाप्त हो गया। सूती वस्त्र का केंद्र भी था उस समय, तो इन दोनों दृष्टि से अंग्रेज सहमत हो गए और 1613 में उन्होंने 1613 में 1615 में दूसरा ब्रिटिश थॉमस रो औरंगजेब के दरबार में पहुंचता है और ये जॉर्ज पंचम का राजदूत, ब्रिटिश प्रिंस थे जॉर्ज पंचम, उनका राजदूत बनकर यहां दरबार में पहुंचता है। इससे पहले जो कैप्टन हॉकिंस दरबार में पहुंचता है औरंगजेब के, ये औरंगजेब को प्रभावित कर देता है। कैसे? ये दो भाषाएं जानता था, एक भाषा जानता था तुर्की और एक जानता था इंग्लिश। तुर्की के प्रभाव से प्रभावित होकर इसे अपने दरबार में विशेष स्थान प्रदान करता है औरंगजेब और ये धीरे धीरे औरंगजेब से कुछ व्यापारिक स्वीकृति प्राप्त करना शुरू कर देता है। उसके पश्चात जब थॉमस रो पहुंचा 1915 में, तो इसने भी यही काम किया कि इसने उस समय के शासकों से धीरे धीरे व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने शुरू कर दिए। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के शासक से, गोलकुंडा के शासकों से 500 पैगोडा प्रतिवर्ष देकर समुद्री व्यापार के स्वतंत्र अधिकार प्राप्त कर लिए। अगर आप किसी बंदरगाह के स्वतंत्र व्यापार के तो ज्यादा अच्छा है। स्वतंत्र अधिकार हुआ क्या कि गोलकुंडा का जो शासक था उस समय का, उसने अंग्रेजों को 500 पैगोडा यानी 500 सोने के सिक्के प्रतिवर्ष के आधार पर जो गोलकुंडा का बंदरगाह था वो अंग्रेजों का अधीन कर दिया और गोलकुंडा के बंदरगाह से क्या जाएगा और किसका जाएगा ये अधिकार अंग्रेजों के अधीन हो गया। और इसका फायदा ये हुआ कि अंग्रेजों ने भारतीय व्यापारियों को रोक लगा दी और पूरा जो व्यापार है वो अपने अंडर में कर लिया केवल 500 पैगोडा प्रति वर्ष के आधार पर। 1629 में अंग्रेजों ने 1639 में चंद्रसेन सिम मद्रास लिए। चंद्रसेन को कुछ शर्तों में सहमत करके इससे मद्रास एक छोटा सा क्षेत्र था, इसे गांव भी कहा जाता था, इससे जो है मद्रास लेके और यहां अपना पहला किलेबंदी प्रारंभ कर दी और यही किलेबंदी बाद में फोर्ट सेंट के नाम से जानी गई। अब क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अब अंग्रेजों ने किलाबंदी शुरू कर दी फोर्ट सेंट पर। किलाबंदी का मतलब है व्यापार तो कर ही रहे थे बंदरगाह से, लेकिन किलाबंदी का मतलब है इस क्षेत्र पे उन्होंने अपनी सैन्य कार्रवाई और सैन्य प्रभाव को 1639 तक बढ़ाना शुरू कर दिया। 1661 में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना घटी। ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, इन दोनों का विवाह कब? 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार हैं चार्ल्स का विवाह हुआ कैथरीन के साथ। ये पुर्तगाली राजकुमार और पुर्तगालियों ने अपने
अपनी राजकुमारी को प्रसन्न करने के लिए देश रूथ चार्ल्स को बंबई दिया। चार्ल्स के लिए बंबई का कोई महत्व नहीं था। 1667 में चार्ल्स ने वही बंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड सालाना के किराए पर दे दिया। और 1687 में अंग्रेजों ने सूरत से अपना मुख्य कार्यालय कहां पर स्थापित कर दिया? मुंबई। ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इस बीच क्या हो रहा था? इस बीच अंग्रेजों का सैन्य प्रभाव भी बढ़ रहा था। ये भी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इधर दूसरी ओर उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने अपना मुख्यालय समुद्र के उस क्षेत्र पर बढ़ा दिया जहां से सूती वस्त्र और सूती उद्योग सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा था। मुंबई और सूरत ये दोनों केंद्र थे सूती वस्त्र के। और इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी जो कोठी थी वो मुंबई स्थापित कर दी, क्योंकि मुंबई अब उनके अधिकार में था। यहाँ आते आते अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बढ़ाया। यहाँ से एक्सेप्ट सवाल ये बन सकता है कि किस जहाज से कैप्टन हॉकिंस, किस समुद्री जहाज से कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे? उसका नाम है रेड ड्रैगन। याद रहेगा बच्चों? ठीक है। इसके पश्चात हम चलते हैं फिर अगले। अब यहाँ से क्या है कि मैं यहाँ बात नहीं करूंगा अंग्रेजों का प्रभाव कहाँ रहा, अंग्रेजों ने यहाँ किस किस भारतीय शासक को किस तरह से प्रभावित किया, इस बारे में हम जब अंग्रेजों की बात करेंगे तभी करेंगे। ठीक। इसके पश्चात भारत आए डैनिश। डैनिश क्रम में जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि डैनिश अंग्रेजों के बाद भारत आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। डैनिश जो है 1616 में भारत आए और 1745 तक भारत में रहे। 1616 में भारत आए, 1616 में भारत आए और 1620 में अपनी प्रथम कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित। उसके पश्चात 1676 में अपनी दूसरी कोठी, मसूलीपट्टनम में नहीं था, त्रैकोबार केरल में ही है, त्रैकोबार केरल। और दूसरी कोठी जो है 1676 में श्रीरामपुर में स्थापित। इन्होंने 2 कोठी स्थापित करी। नील को केंद्र बनाया और चाय को, नील चाय 2 चीजों को केंद्र बनाया। साथ साथ चीन के साथ व्यापार किया और 1745 में अपना सारा व्यापार अंग्रेजों को बेच दिया। सारा व्यापार अंग्रेजों को बेचकर ये चले गए भारत से बाहर। यहां से डैनिश सिस्टम खत्म। इसके पश्चात भारत में आए फ्रेंच भारत में आए 1669 में। उनका जिक्र करना जरूरी है। फ्रांसीसी 1669 में भारत आए। 1669 नहीं, कुछ डाउट है कहीं ना कहीं डेट का कुछ मैटर हो गया। 1669, हाँ ठीक है, 1669 में भारत आए। 1664 में डाउट है, 1664 में कोलबर्ट आया। ये सही करो, 1664 में जो प्रथम व्यक्ति भारत आया वो आया कोलबर्ट। और ये राजदूत बनकर आया था लुई 16वां का, जो उस समय फ्रांस के राजा थे।
जो कोलबर्ट था ये फ्रांस के राजा लुई 16वां का राजदूत बन के आया। 1668 में इन्होंने अपनी पहली राजधानी सूरत में, 1668 में पहली कोठी को, पहली व्यापारिक कोठी सूरत में, और इसके ठीक एक साल बाद 1669 में दूसरी व्यापारिक कोठी। ये मसूलीपट्टनम में। सबसे ज्यादा जो प्रभाव और विवाद इनका रहा वो अंग्रेजों के साथ रहा। इन्होंने 1674 में शेख लोधी से, 1674 में शेर खान लोधी एक गांव जीत लिया या छीन लिया कह सकते हैं। गांव का नाम है पादुचेरी, और इससे अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। यही बाद में जाके पांडिचेरी बनेगा। इस गांव को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। इसके पश्चात इन्होंने 1690 में बंगाल के चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया, और 1690 में बंगाल के चंद्रनगर फ्रांसीसी अंग्रेजों के साथ अपने द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों के लिए जाने जाते हैं। उनके अंग्रेजों के साथ 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध एवं तृतीय कर्नाटक युद्ध, और एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण युद्ध है वांडीवास का। 1740 से 1763 तक 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। उसके पश्चात 1760 तक महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। इन युद्धों के कारण जो है फ्रांसीसी ऐतिहासिक तौर पर महत्व रखते हैं। अगर बात करें हम 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े उन्होंने, और पहला युद्ध लड़ेंगे वो 1746 में प्रथम कर्नाटक युद्ध। हुआ कि अब अंग्रेजों का भारत में कोई भारतीय शासक ऐसा नहीं बचा जो अंग्रेजों के प्रभाव को कम कर सके। अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार में थी, अंग्रेजों की भारत लूट को प्रभावित कर सके। बस यह एक था फ्रांस। तो पहला जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होगा ये होगा 1740 से 1748, 2 वर्ष चलेगा। इस युद्ध का जो आधार था वो भारत नहीं था। इस युद्ध का आधार था ब्रिटेन और फ्रांस। भारत के अलावा भी पूरी दुनिया में अपने साम्राज्य विस्तार नीतियों के लिए जाने जाते थे, और ये पूरी दुनिया में जगह जगह जहां से इनको किसी प्रकार का आर्थिक लाभ होता था उन क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे थे, और उन क्षेत्रों पर अधिकार करके जैसे भारत से व्यापारिक लूट मचा रहे थे ऐसे ही उन देशों से मचा रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया पर अधिकार के लिए फ्रांस और ब्रिटेन दोनों में तनबीह है, और उस तरफ ऑस्ट्रेलिया पर अधिकार करने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन लड़ रहे थे। तो यहाँ भारत में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक दूसरे के सामने आ गए और लड़ा गया प्रथम कर्नाटक युद्ध। और ये युद्ध जो है 2 वर्ष चला, 1740 से 1748 तक, और संधि के पश्चात समाप्त हो गया। लेकिन प्रभाव जो रहा वो फ्रांसीसी रहा, यानी इस युद्ध में फ्रांसीसी जो है प्रभावशाली रही। इसके ठीक 1 साल बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध। पहले बच्चों 49 से 54 तक चला, 1749 से 1754 तक। इस पहले क्या था, पहला युद्ध में ऑस्ट्रेलिया पर अधिकार था, आधार। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां आधार ऑस्ट्रेलिया का समाप्त हो गया। अब यहां भारत में व्यापारिक वर्चस्व, व्यापारिक वर्चस्व जो है आधार बन गया।
दोनों देश व्यापार में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़े। और ध्यान दीजिए, डेट देखिए 1749 से 1754। और भारत में एक फ्रांस की जो कमान संभाली डुप्ले ने, लेकिन सामने जो कमान संभाल रहा था वो ब्रिटिश का महत्वपूर्ण गवर्नर था जिसने प्लासी का युद्ध जीता था। कौन था? हाँ, प्लासी का युद्ध जीतने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था बच्चों? बताओ और सोचो, अपने दिमाग पर जोर दो। मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। अब रॉबर्ट क्लाइव। यस, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये बेहद कुशल युद्ध नीतियों के साथ। अब इस बार क्या हुआ? इस बार फ्रांसीसी जो थे बैकफुट पर चले गए और प्रभाव में आ गए ब्रिटिश, यानी कि ये युद्ध जो है वो ब्रिटिश प्रभाव में होगा। ठीक 1754 तक लड़ा गया। इसके पश्चात तीसरा कर्नाटक युद्ध, और इसी बीच कहीं ना कहीं वाड़ीवास का युद्ध 1756 से 1763 तक लड़ा गया है। 1756 से 1763। इसका आधार भी व्यापारिक विवाद था। दोनों देश नीम पर, चाय पर और सूती वस्त्र पर अपना अधिकार चाह रहे थे। लेकिन ये 1756-1763 तक चला। लेकिन इसी बीच एक प्रभावित युद्ध आ गया। एक प्रभावित ऐसा युद्ध आ गया जिसने फ्रांसीसियों की कमर तोड़ी, और ये युद्ध लड़ा गया 1760 का वाड़ीवास का युद्ध। ध्यान रखिए, इनके बीच आया बच्चों फ्रांसीसी और दूसरी तरफ हो गए ब्रिटिश। जो मैं आपको बता रहा हूं, ये युद्ध इन दोनों इस टाइम पीरियड के बीच में हुआ है। और इस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार। इससे पहले युद्ध थे, दोनों सेनाओं का प्रभाव तो बढ़ा, लेकिन पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि हार। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कहा जाता है कि डुप्ले जो हारा, और डुप्ले को हारने के बाद फ्रांसीसियों ने डुप्ले को वापस लौटा दिया। डुप्ले अच्छा कुशल नीतिकार, व्यापारिक नीति भी उसकी बहुत अच्छी थी, प्लस में उसकी युद्ध और सैन्य कौशल नीति बहुत अच्छी थी। लेकिन इन दोनों नीतियों की कुशल होने के बावजूद भी द्वितीय कर्नाटक युद्ध में उसकी हार के पश्चात उसे फ्रांसीसियों ने वापस बुला लिया। जैसे ही फ्रांसीसियों ने डुप्ले को वापस बुलाया, फिर कोई कुशल सेना नियंत्रक और गवर्नर फ्रांसीसियों के पास नहीं रहा, और फ्रांसीसियों का प्रभाव कम होता चला गया। वाड़ीवास के युद्ध के पश्चात जो है फ्रांसीसी भारत पर अपना प्रभाव खो चुके थे, और वाड़ीवास की फिर जब तृतीय कर्नाटक युद्ध लड़ा तो इसके पश्चात हुई पेरिस की संधि, और इस युद्ध के पश्चात इसमें हार हुई फ्रांसीसियों की और संधि हुई पेरिस की संधि। और फ्रांसीसियों के अधिकार में या व्यापारिक अधिकार में एक बहुत छोटा सा क्षेत्र रह गया, बाकी संपूर्ण क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रभाव हो गया। इस प्रकार से भारत में शासन करने वाली ये अंतिम व्यापारिक कंपनी है। इस प्रकार से मैंने आपसे बात कर ली, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश यानी अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, और सबसे लास्ट में फ्रेंच आए। मैंने प्रभावशाली युद्ध बताया आपको। असल में अपना सारा प्रभाव तो ये वाड़ीवास के युद्ध में खो चुके थे, लेकिन उन्होंने कर्नाटक का युद्ध करते थे, और इस तरह से जो है यहाँ से फ्रांसीसियों का प्रभाव समाप्त हो गया। इसके पश्चात भारत में एकमात्र प्रभावशाली कंपनी रहेगी, वो रहेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रभाव भारत में किस किस प्रकार से बढ़ाती है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, सारी कंपनी किसने क्या खरीदा, क्या बेचा, कहाँ अपना प्रभाव, कहाँ अपनी कोठी स्थापित की, हमने बात कर ली। अब अंग्रेजों ने भारत पर अपना प्रभाव, सैन्य प्रभाव किस तरह से किया, ये तो व्यापारिक बात है जो मैंने आपको दिखाया अभी। अब अंग्रेजों का सैन्य प्रभाव किस तरह से बढ़ा वो शुरू करते हैं। और अंग्रेजों के प्रभाव में सबसे पहले आया बंगाल। और बंगाल पर मुगलों का एक सूबेदार शासन करता था, नाम था मुर्शिद
कुली खां, ये मुगलों का सूबेदार था। इसने अपने आप को स्वतंत्र तो घोषित कर रखा था, लेकिन मुगलों को प्रॉपर कर देता रहता था। इसके पश्चात गद्दी पर बैठा शुजाउद्दौला। सुजाउद्दीन जो था इसी का पुत्र था, और गद्दी पर बैठने के साथ ही उसने जो है मुगलों को कर देना बंद कर दिया। ध्यान रखना, मैं यही जोड़ूंगा इसको ब्रिटिश विरोधी को कहना। इसके पश्चात गद्दी पर सुजाउद्दीन बैठा। सुजाउद्दीन के पश्चात फिरोज बंगाल का नवाब बना। फिरोज के पश्चात बंगाल पर अधिकार कर लिया अलवर्दी खान। यानी ये वो टाइम पीरियड था जब बंगाल भिन्न शासकों के हाथों में जाता था। जो फिरोज था ये इनका वजीर था, या मुख्य सेनापति कह सकते थे। ये दोनों पिता पुत्र हैं। फिरोज ने इनसे 1 वर्ष के लिए गद्दी हत्याई, और उसके पश्चात इनसे गद्दी हटवा ली अलवर्दी खान। अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी हुआ नवाब सिराजुद्दौला। यहां तक आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे मुझे बताओ। ये वो व्यक्ति है जो अंग्रेजों से सबसे पहले विवाद के लिए जाना जाता है। फिर समझ लो, मैंने कहा बंगाल का सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। इसने मुर्शिदाबाद बसाया था। यही बंगाल की जो राजधानी थी, पहले वो ढाका हुआ करती थी। बंगाल की जो राजधानी थी वो पहले होती थी ढाका। ये व्यक्ति राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ले आया, ठीक है। और इसी के उत्तरवर्ती शासक सिराजुद्दौला जो है इसे फिर मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करेगा, ठीक है। डाउट तो नहीं आता किसी को? वेरी गुड। नवाब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, और उधर अंग्रेज अपना भारत में प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करते रहे। अंग्रेजों ने एक ऐतिहासिक घटना हुई जिस घटना को ब्लैक होल कहते हैं। बहुत सारे जो इतिहासकार है वो ये कहते हैं कि ये जो घटना थी ये इतिहास में वास्तव में हुई नहीं। हुआ ये कि सिराजुद्दौला पर आरोप लगा कि इसने 140 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया, जो आकार में बहुत छोटी थी। यानी 140 व्यक्ति को ठूस ठूस कर भर दिया इसके अंदर। और फिर जब उनको निकाला 24 से 48 घंटे के अंदर, तब उनमें से सब मर चुके थे, केवल 23 जिंदा बचे। इस घटना को आधार बना के अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध के लिए आमंत्रित करा 1757 में, और युद्ध का आधार है प्लासी का युद्ध। युद्ध का आधार क्या था बच्चों? युद्ध का आधार बना लिया उन्होंने ब्लैक होल। इतिहासकार कहते हैं कि वास्तव में ब्लैक होल नाम की कोई घटना हुई ही नहीं। अंग्रेजों ने झूठी मनगढ़ंत घटना बनाई। उनके पास सिराजुद्दौला से लड़ने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उन्होंने काल्पनिक कारण बनाया और सिराजुद्दौला पर झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाकर उससे प्लासी के युद्ध में खींच लिया। प्लस मैंने आपको बताया था कि प्लासी के युद्ध में एक अंग्रेजों का महत्वपूर्ण नीतिकार और कूटनीतिज्ञ लड़ रहा था। कौन? प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला। भारत की जनता जो थी किसी के शासन के प्रभाव में नहीं थी,
और ना ही इस बात से सहमत थी कि सिराजुद्दौला जीतेगा या फिर रॉबर्ट क्लाइव जीतेगा। भारत की आम जनता को उसका कोई विचार ही नहीं था कोई जीते। उनका जो फॉर्मूला था वो ये था कि सद्दाम मरे या बुश, हम दोनों मामले में खुश। तो उनकी तरफ से किसी की पराजय हो जाए, भारतीय जनता का इस युद्ध में कोई रुचि नहीं थी। ऐतिहासिक दृष्टि से ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब भारत में अंग्रेजों का शासन आने वाला है। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया, अंग्रेजों ने सीधे युद्ध से पूर्व इसका एक सेनापति था, नाम था मीर जाफर। इन्होंने मीर जाफर से बात कर दी और मीर जाफर को आश्वस्त कर दिया कि हम तुझे बंगाल का अगला नवाब बनाएंगे, लेकिन तुम प्लासी के युद्ध में हमारी मदद करो। और मीर जाफर ने गद्दी के लालच में आकर प्लासी के युद्ध से ठीक पहले अपनी सैन्य टुकड़ी लेकर अंग्रेजों की तरफ सम्मिलित हो गया और मात्र 1.5 घंटे में युद्ध समाप्त हो गया। 1.5 आवर। इतिहास का इतना महत्वपूर्ण और इतना छोटा युद्ध कोई और हुआ नहीं इतिहास में। 1.5 घंटे में युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के 2 से 3 कारण थे समाप्त होने के जल्दी। एक महत्वपूर्ण कारण तो था मीर जाफर एकदम से छोड़ के चला गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि अंग्रेजों के पास इस युद्ध में लड़ने के लिए बंदूकें थी और नवाब सिराजुद्दौला की सेना के पास तलवारें। सेना में खलबली मच गई। जब काफी दूर से लोग मरना शुरू हो गए तो सेना में खलबली मच गई, भगदड़ मच गई। इसके जाने से सेना कमजोर हो गई। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की सेना की कमान मीर मदान ने संभाली। मीर मदान वो व्यक्ति है जो इस युद्ध के दौरान युद्ध के स्थल में ही मरता है। और इस तरह से बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। बंगाल पर आधिपत्य स्थापित हो गया और भारत पर शासन का मार्ग भी खुल गया, क्योंकि यहां से अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गई कि तुम भारत में किसी भी स्थानीय शासक का एक एक करके सरलता से विरोध कर सकते हो, उसके समर्थन में अन्य लोग नहीं है। और गद्दी पर बैठा 1757 में बंगाल का नवाब बना कौन बच्चों? कौन बना? जिस व्यक्ति से वादा करा था, मीर जाफर। इसी का नाती मीर कासिम इसके पश्चात गद्दी पर बैठा। ये बंगाल का अगला नवाब है। 1757 से 1764 तक आते आते अंग्रेजों ने काम कर लिया। अपनी व्यापारिक कोठियों के निर्माण को बढ़ाया, भारत ने अपनी सैन्य प्रक्रिया को बढ़ा दिया और उसके साथ साथ व्यापार को तेज कर दिया। और क्या काम किया? भारतीयों से कर वसूलना शुरू कर दिया। मैंने आपको पहले बताया कि भारतीयों से अंग्रेजों ने बंदरगाहों पर कर लेना शुरू कर दिया। तो ये वो टाइम पीरियड था जब भारतीयों को भारत में पैसा बाहर से लाने की जरूरत नहीं थी। वो भारतीयों से कर ले रहे थे और उसी कर से यहाँ व्यापार कर रहे थे और उस व्यापार से अपना देश कमा जा रहे हैं। यानी भारत में बाहर से कुछ नहीं आ रहा था, सब भारत से ही बाहर जा रहा था। और ये हुआ कि ये वो टाइम पीरियड था जब भारत में बहुत तेजी के साथ निस्यंदन चला। भारत में तेजी के साथ लूट मची। ये भारत में लूट का काम था। प्लस में मीर कासिम सहमत नहीं था अंग्रेजों से। वो देख रहा था, समझ रहा था, बुद्धिजीवी था। उसने ये जान लिया कि ये धीरे 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 सब खा जाएंगे और इन्हें किसी तरह से रोकना पड़ेगा। इसने अवध के नवाब को निमंत्रण भेजा। कौन था? सुजाउद्दौला। प्लस मुगलों को। मुगल शासक, यानी 3 व्यक्ति मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए तैयार और तीनों मिलकर युद्ध लड़ते हैं 1764 का बक्सर का युद्ध। ये युद्ध बक्सर के मैदान में लड़ा गया है, इसलिए इसको बक्सर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में एक तरफ ये थिकड़ी और दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो आ गया। हेक्टर मुनरो भी इतिहास में एक अच्छे सेना संचालक के रूप में जाना जाता है। और फिर वही हुआ, कुछ अंतर्द्वंद हुआ, कुछ सुजाउद्दौला और मुगल शासक के मन में भय बढ़ा।
और पूरे मन से इन तीनों की तिकड़ी हेक्टर मुनरो के विरुद्ध नहीं लड़ सकी। परस में हेक्टर मुनरो के पास उस समय के अत्याधुनिक हथियार बंदूकें थी और ये तीनों का संगठित संगठन जो है अंग्रेजों से हारा। और अंग्रेजों से हारने के पश्चात उस समय मुगल बंगाल के नवाब और अवध के नवाब उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में अपना आधिपत्य रखते थे। जब इनकी संयुक्त सेना अंग्रेजों से हारी तो अंग्रेजों ने भारत पर अपने पैर लड़ा ली और इस तरह से जो है भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित होना शुरू हो गया। बक्सर का युद्ध वो युद्ध है जिसके पश्चात अंग्रेज इस बात से आश्वस्त हो गए कि अब संपूर्ण भारत पर उनका अधिकार हो गया। प्लस में उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, संपूर्ण भारत में कोई ऐसा राजा या शासक नहीं बचा जो सीधे अंग्रेजों को चुनौती पेश कर सके। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी नीतियों को भारत में अप्लाई किया। जिन नीतियों को भारत में अंग्रेजों ने अप्लाई किया उसके बारे में बात करते हैं कल। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं पूछो, बोलो भाई, किसी का कोई डाउट तो पूछ लो। वो समय है जब इसके पश्चात फिर अंग्रेज जो है मुगलों पर आक्रमण करेंगे, दिल्ली पर आक्रमण कर देंगे फिर, है ना। और 1803 में दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली गद्दी पर कब्जा लेंगे। इसी बात का बदला लेने के लिए 1830 में दिल्ली पर आक्रमण करते हैं अंग्रेज। चलो ठीक है, फिर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहा। आपने यहाँ तक ये वीडियो ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।